अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन हम सबका आप सबका बहुत अच्छा गुजरेगा। आज जनवरी 2019 की 30 तारीख है, बुध का रोज़ है। अपने प्रोग्राम में हस्ब रिवायत वो खबरें जो आमतौर पर आपके सामने नहीं रखी जाती हैं आज भी हम शेयर करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अनवर हुसैन सुमरा साहब, बहुत शुक्रिया सुमरा साहब आपके वक्त का। इनके साथ साथ मोहम्मद नवाज संगरा साहब भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सुहेल इकबाल भट्टी, इकराम होती, और कराची से हमें ज्वाइन किया है वहीद राजपर ने। आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सुमरा साहब आपकी तरफ आते हैं। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत में ठन गई है। मामला है साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क दौरों का। असल इख्तलाफ कहाँ पे आ रहा है? क्या बजटिंग में कोई मसला है या पैसे वफाक की जानिब से खर्च किए गए और वो पंजाब के ज़ुमरे में आ गए? ये भाई साहब, बात ये है कि पंजाब की जो साबका हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, उसके बारे में आम तासर ये था कि बहुत सख्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर अमल करते हैं और हुकूमती अखराजात में कफ़ायत शारी पर बहुत सख्ती से अमल करते हैं और गुड गवर्नेंस का प्रमोट करते हैं। लेकिन जब से ये हुकूमत गई है तो इसके जो स्कैंडल निकल रहे हैं, 2-3 आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। एक स्कैंडल तो ये है कि ये 2008 से लेकर 2010 तक जो इन्होंने भी बाहर के दौरे किए हैं, जिनमें टर्की गए हैं, चाइना गए हैं और इसके अलावा बरतानिया गए हैं, उसके लिए इन्होंने VIP एयरक्राफ्ट जो है वो वफाकी हुकूमत से जो मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर उनकी तवसत से लिया था और उनके जो पैसे देने थे 1,80,70,000 रुपया जो बनता है, जो इनके फॉरेन ट्रिप्स जो थे वज़ीर आला पंजाब साहब का जो शहबाज शरीफ साहब के थे, उन पर वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत जो है उसमें इख्तलाफात सामने आ गए हैं। वफाकी हुकूमत का कहना है कि अभी तक आपने पेमेंट नहीं की, जबकि ये जब दौरे किए थे तो उस वक्त जो एग्रीमेंट हुआ था पंजाब गवर्नमेंट के साथ वो ये था कि दौरे के 15 दिन बाद जो है ये जो भी अखराजात आएंगे उस दौरे पर, उसमें एयरक्राफ्ट का जो ख़र्चा है, उसके अलावा उसकी हैंडलिंग है, क्रू का ख़र्चा है और बाकी जो भी अखराजात उसके होंगे वो 15 दिन के अंदर अंदर जो है वफाकी हुकूमत को दे दिए जाएंगे। और वफाकी हुकूमत ने जिससे वो एयरक्राफ्ट लेकर आपको रेंट पे दिया था, जिस निजी कंपनी ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की थी, उसको अदा करेगी। लेकिन अभी ये सूरत हाल ये है, तकरीबन 2 साल हो गए हैं, इस पर इख्तलाफात ये हैं कि वफाकी हुकूमत कहती है कि पंजाब हुकूमत ने अभी तक ये जो फ़ंड्स हैं, ये जो किराए की मद में देने थे 1,80,70,000 रुपये, जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने जो VIP एयरक्राफ्ट यूज़ किया था या PIA की कुछ फ़्लाइट्स यूज़ की थी बरतानिया जाने के लिए, वो नहीं दे सके, जिसकी वजह से उन्होंने इनको ख़त भी लिखा और पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हमने जो है अदायगी कर दी है। अब देखें, एक जो है क्लाइंट कहता है कि हमने अदायगी कर दी है, दूसरा क्लाइंट ये कह रहा है कि अदायगी नहीं हुई। इसमें डेफिनेटली कोई अबाहम पाया जाता है और कोई ना कोई कन्फ्यूजन भी है और डिस्प्यूट भी है। इसके अलावा अब्बासी साहब, ये जो साबका पंजाब हुकूमत थी उसका अगर हम जिक्र करें तो वो कहते थे कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन पर अमल करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उस वक्त चाइना का जो इन्होंने दौरा किया उसका इन पे एक ऑडिट पैरा बन गया था। पिबट ने कि इन्होंने 1 करोड़ तकरीबन 30 लाख रुपए जो हैं इनके साथ जाने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो नकदी साथ ले गए थे, जबकि ये वहाँ पर चाइना में स्टेट गेस्ट थे और आकर इन्होंने रसीदें जमा करवा दी कि ये वहाँ पर हमारे दौरे के दरमियान जो खर्च हो गए हैं। अब अंदाज़ा लगा लें कि वज़ीर आला पंजाब जो गुड गवर्नेंस का दावा करते थे, जो कहते थे कि हुकूमती अखराजात में हमने कफ़ायत शारी करके आवाम को फैसिलिटेट करना है, वो इस तरह के मामलात करते रहे हैं कि सरकार के ख़जाने के साथ खिलवाड़ होता रहा। इसके अलावा एक और बहुत अहम इशू था अब्बासी साहब, वो ये था कि जो गवर्नर हाउस मरी है, पनामा आने से पहले ये ख्याल किया जाता था कि साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो नाअहल हो चुके हैं नवाज शरीफ साहब, वो अपने दौर का आखिरी साल जो है गवर्नर हाउस मरी में स्पेंड करेंगे, वहाँ से अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे और बाकी पार्टी मामला देखेंगे। उसके लिए दुबई से 1,75,00,000 रुपए में कारपेट मंगवाए गए थे और ये कारपेट का ये कहकर मंगवाए गए थे कि वफाकी हुकूमत ये मंगवा ले, गवर्नर हाउस मरी में ये बिछा दिए जाएं और पंजाब हुकूमत जो है इसकी अदायगी कर देगी। अब ज़रा ये कहते हैं कि दुबई के कौंसल जनरल ने जो है ख़त लिखा है पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को कि हमारा ऑडिट पैरा बन चुका है, ये अभी तक अदायगी नहीं हो सकी, लिहाजा ये अदायगी करें। इन तमाम चीज़ों से ये लगता है कि पंजाब की साबका हुकूमत जो थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, वो एक तरफ गुड गवर्नेंस का दावा करते थे, दूसरी तरफ उनकी शाख खर्चियाँ इतनी ज़्यादा थीं
कि आवाम की किटी को उन्होंने ज़ाती किटी समझ कर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात भी हुए और आवाम के साथ झूठ भी बोला जाता रहा। एक और बहुत अहम इशू था अब्बासी साहब, वो ये था कि साबका हुकूमत ने अपना जो है MI-17 एयर जो इनका हेलीकॉप्टर था वो ओवरऑलिंग के लिए रूस जा रहा था, अफ़गानिस्तान में वो गिर गया था। इन्होंने एक नया हेलीकॉप्टर MI-172 ख़रीदा था जो 4 अरब तकरीबन 47 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया था, और उसकी कीमत इसलिए ज़्यादा थी कि उसके अंदर रेनोवेशन जो थी अपनी डिमांड के हिसाब से करवाई गई थी। उसके अंदर टॉयलेट बनवाया गया था, उसके अंदर एक बेड लगवाया गया था। अब यानी ये चीज़ें अब उनके जाने के बाद सामने आ रही हैं, क्योंकि जब वो हुकूमत में थे तो कोई भी अफसर या कोई भी अहलकार जो था वो सरकारी, वो इन मामलात पे पर्दा नहीं उठाता था। अब जैसे ही वो हुकूमत से गए हैं तो ये मामला से पर्दा उठा है कि वो पंजाब के जो ख़जाने के साथ जो खिलवाड़ करते रहे हैं और जो उसका इस्तेमाल अपनी ज़ाती पुरतयश ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, अब वो उनके दावों के बिल्कुल बरअक्स था। जी अच्छा सुमन साहब, ये बताइएगा कि जो उनके एयर टिकट्स की बात हम करें, जो PI के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, क्या तुर्की, चीन और बरतानिया के जो दौरे किए गए थे, क्या इन खतूत के अंदर जो वाजबात की वसूली से मुतल्लिक लिखे गए हैं वहाँ कुछ ये तफसीलात भी बताई गई हैं कि क्या ये दौरे सरकारी नौयत के थे या कुछ जिस तरह बरतानिया की हम बात करें, या कुछ ज़ाती कैपेसिटी के अंदर भी उनके कुछ दौरे उन्होंने किए बैरून मुल्क, जिनकी अब एयर टिकट्स की या उनके जो सफरी अखराजात थे वो तलब किए जा रहे हैं। उसके साथ कलीन की, कारपेट की ख़रीदारी का मामला हो या दीगर मामलात हो, अगर पंजाब हुकूमत ये अदायगियाँ नहीं करती तो क्या फिर शहबाज शरीफ साहब से ये अदायगियाँ करना पड़ेंगी? क्या रूल्स क्या कहते हैं इस मामले में? जी भट्टी साहब, बात ये है कि ख़त में ये नहीं लिखा गया, लेकिन जो मुतल्लिका अहलकार हैं, जो अफसरान हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि टर्की का दौरा भी कोई ज़ाती नौयत कम सरकारी था, बरतानिया का दौरा तो इलाज के लिए जाते थे, वो भी ज़ाती नौयत का दौरा होता था। चाइना के लिए ये पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए गए हैं। चाइना में क्योंकि यहाँ पर चाइना की इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, बाकी दौरे जो हैं वो सरकारी काम थे, ज़ाती नौयत के ये थे। दूसरी बात यह कि पंजाब हुकूमत के एहलकारों का ये कहना है कि हमने जो इन दौरों के अखराजात हैं वो जमा करवा दिए हैं, लेकिन अब कारपेट का जो इशू है या इन दौरों के वो जो कहती है वफाकी हुकूमत अभी तक जमा नहीं करवाए, ज़रा ये कहते हैं कि अगर पंजाब हुकूमत ये जमा नहीं करवाएगी तो इनको जेब से जमा करवाने होंगे। उसके लिए ये ऑडिट पैरा जो है PAC में जाएगा। अब अलमिया ये भी है कि ये जो ऑडिट पैरा पिबट का बना हुआ है, जो 1 करोड़ 30 लाख रुपए चाइना दौरे के खर्च हुए थे, ये तो उस PAC में जाएगा जहां शहबाज शरीफ साहब के बरखुरदार हमजा शहबाज चेयरमैन होंगे, और जो ऑडिट पैरा ये कारपेट का ऊपर जाएगा वहाँ शहबाज शरीफ साहब खुद जो हैं PAC के चेयरमैन हैं, वो वहाँ पर बैठकर। ठीक, सुमरा साहब, इन सारे मामलात को जो उनकी बड़ी सियासी जमातें हैं वो सियासी रिवायात जमहूरी अख्तार के साथ तशबीह देती हैं कि जो अपोजिशन लीडर होगा वही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह भी होगा। वहीद राजपुर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद, हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में सेफ सिटी मंसूबा काम कर रहा है, लाहौर में कर रहा है, कराची से मुतालिक भी खबरें आई थी कि यहाँ भी सेफ सिटी मंसूबा जो है उसका आगाज़ किया जाएगा। अपडेट्स क्या हैं, कब तक इस मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा और पहले मरहले में कौन से इलाके हैं जहाँ ये मंसूबा लगाया जाएगा? फैसल साहब, ये कराची सेफ सिटी मंसूबा पीपल्स पार्टी के जो है दूसरे दौरे हुकूमत में इसकी PC1 जो है वो फिजिबिलिटी के लिए पैसे रखे गए थे, ठेका भी हुआ, प्रोसेस हुआ पूरा, लेकिन इसमें जो करप्शन के नज़र हो गया, चीनी कंपनी को जो ठेका देने के बजाय एक सूबाई वज़ीर की कंपनी को वो ठेका दिया गया था, जिस पर ये नैब की जानिब से तहकीकात भी शुरू की गई थी। लेकिन अब गुज़िश्ता जो एपेक्स कमेटी हुई थी, सूबाई एपेक्स कमेटी, उसमें ये फैसला हुआ था कि कराची में जो है वो इस पर कराची सेफ सिटी मंसूबे पर तेज़ी से काम शुरू किया जाए, जिसके बुनियादों पर जो है महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जो है वो गुज़िश्ता रोज़ एक कमेटी तश्कील दी गई है। 9 रुकनी
कमेटी है जिसके सरबराह सेक्रेटरी दाखिला सिंध काजी कबीर अहमद होंगे। इसी तरह जो है सेक्रेटरी IT को भी इसमें मेंबर रखा गया है। 9 रुकनी कमेटी है जिसको ये TORs भी फिक्स किए गए हैं कि इसके लिए जो बिडिंग प्रोसेस होगा कैसे होगा, किस शराइत पर ये ठेके दिए जाएंगे। तो मजमूई तौर पर इसके TORs भी बनाए गए हैं। ये जो कराची सेफ सिटी है, फर्स्ट फेज़ में जो है वो एयरपोर्ट से लेकर जो है शारा फैसल और जो रेड जोन है, सदर का एरिया है, गवर्नर हाउस, वज़ीर हाउस, सिंध असेंबली, पूरा जो रेड जोन बना हुआ है एयरपोर्ट से लेकर रेड जोन तक, ये जो है कराची सेफ सिटी का जो फर्स्ट फेज़ है वो मुकम्मल किया जाएगा। इसमें CCTV कैमरास भी लगाए जाएंगे। इसी तरह जो है इसमें फायर ब्रिगेड भी होंगी, एम्बुलेंस भी होंगी। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जो है रेंजर्स, पुलिस, SSU के जो कमांडोज होंगे, FC के कमांडोज होंगे, वो फौरी तौर पर रेस्पॉन्स भी कर सकेंगे। पूरी एक जो है जामे जो है वो उसकी जो प्लान भी बनाया गया है। दूसरी तरफ जो है पहले फैसला हुआ था कि ये जो ठेका है वो नादरा के ज़रिए हम इसको कंप्लीट करेंगे, नादरा की खिदमात भी हासिल की जाएंगी, निजी शोबे से मदद ली जाएगी। लेकिन अब यह फ़ैसला जो है सिंध हुकूमत की जानब से जो है वापस ले लिया गया है। अब जो हमें ज़राए बता रहे हैं कि इस्लामाबाद जो सेफ सिटी है वो NRTC की जानब से वो उसकी किया गया था। तो NRTC की जानब से ख्वाहिश जाहिर की गई है कि हमें वसी तजुर्बा है सेफ सिटी के हवाले से। तो कराची सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसमें NRTC की जानब से ख्वाहिश जाहिर की गई है। तो इस सिलसिले में सिंध हुकूमत के जो ज़राए हैं कह रहे हैं कि हम पहली जो तरजीह है वो हमें कौमी इदारा भी है हमारा, तो उसी की जो है खिदमात ली जाएंगी कराची सेफ सिटी में। जी अच्छा वहीद राजपर, हमें ये बताइएगा कि कराची के हालात के पेश नज़र ये सेफ सिटी मनसूबा तो बहुत सालों पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था, सालों तखीर से अब शुरू किया जा रहा है, अभी भी कमेटी कायम की गई है। तो ये जो फेज़ 1 है इसकी कितनी लागत आएगी और कितने अरसे में इसको मुकम्मल किया जा सकेगा? देखें भट्टी साहब, इसमें शुरुआती तौर पर जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो ये इसकी स्कीम रखी गई थी कराची सेफ सिटी के हवाले से, तो जो इसके लिए 2 अरब रुपए इसकी कास्ट जो है वो शुरुआती तौर पर रखी गई थी। लेकिन अब इसको फर्स्ट फेज़ में जो है इसकी अभी स्कीम बननी है, क्योंकि वो स्कीम इन्होंने मनसूख कर दी थी क्योंकि नैब की तहकीकात की वजह से उसमें बड़ी जो है माली बेज़ाब्तगी हमें हुई थी। तो इस सिलसिले में जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से वो स्कीम जो है मनसूख करके अभी नई स्कीम रखी जाएगी। इसी सिलसिले में जो है कमेटी भी जो है तश्कील दी गई है कि ये स्कीम की कास्ट कितनी होगी, कितने कैमरे लगेंगे, एम्बुलेंस वगैरह, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो खरीदी जाएंगी, पूरा जो एक स्ट्रक्चर बनना है। तो इस सिलसिले में इस कमेटी को जो है तश्कील दिया गया है कि कास्ट कितनी आएगी, स्कीम कैसे रखी जाएगी, पूरे जो मरहले हैं वो तय करने इस कमेटी को। अभी इसकी कास्ट जो है वो स्कीम बनी नहीं है, इस वजह से जो पहले जो कराची सेफ सिटी मुकम्मल तौर पर जो स्कीम बनाई गई थी उसके लिए शुरुआती तौर पर वहीद, ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसका खर्चा कौन उठाएगा? क्या सिंध हुकूमत उठा रही है पायलट प्रोजेक्ट का खर्चा? फैसल साहब, इस पर जो है इनके सिंध हुकूमत के जो ज़राए बता रहे हैं महकमा ख़जाना के कि हमारी चाइनीज़ जो मुख्तलिफ बैंकें हैं उनसे बातचीत चल रही है। तो चीनी हुकूमत की जानिब से हमें एश्योरेंस दी गई है कि इस कराची सेफ सिटी का जो पायलट प्रोजेक्ट है उसमें हम आपका ताउन करेंगे, माली मदद भी करेंगे। तो इस सिलसिले में चीनी हुकूमत से जो है वो बातचीत चल रही है कि हमें जो है इस सिलसिले में कर्ज दिया जाए। अच्छा वहीद, ये बताइएगा कि अब चीन से कर्ज मांगा जा रहा है, तो ओवरऑल इसको प्रोजेक्ट को फेज़ 1 की बात करें, जो ओवरऑल प्लान किया गया कराची के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, इसकी कितनी कुल लागत होगी? और अब तो सिंध गवर्नमेंट ने भी अपना अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन करने का सिलसिला शुरू किया है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने भी गुज़श्ता रोज़ बड़े दावे किए कि उन्होंने पूरे साल का टारगेट 9 माह में बल्कि 7-8 माह में मुकम्मल कर लिया है। तो क्या सिंध हुकूमत अपने फंड से ये मनसूबा मुकम्मल नहीं कर सकती? भट्टी साहब, पहले जो कराची सेफ सिटी था उसकी जो लागत थी 27 अरब रुपए मजमूई तौर पर जो स्कीम थी उसके लिए जो है अनाउंस किया गया था शर्जील मेमन की जानिब से।
वो इसका सिंध कैबिनेट में जो है वो फैसला हुआ था, जिसके बाद साबिक सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की जानिब से अनाउंस किया गया था कि 27 अरब रुपए इसकी कास्ट है, लेकिन 2 अरब रुपए जो है फर्स्ट फेज़ में जो रखे गए थे कि 1 साल के दौरान जो है 2 अरब रुपए खर्च होंगे। तो मजमूई तौर पर देखें ना, ये 10,000 CCTV कैमरा लगने थे, तो एक मेगा मंसूबा था कराची सेफ सिटी का। अभी इसको इन्होंने महदूद कर दिया है, कराची एयरपोर्ट से लेकर शाहराह फैसल सदर का एरिया है जिसमें रेड जोन आ रहा है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट है, ये इसको मेगा स्कीम हम नहीं कह सकते। मखसूस जो है ख़ास शख्सियात जो उसमें आती हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियात, उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको महफूज करने के, उनकी जो पूरी जो सिक्योरिटी है उस सिलसिले में जो है ये कराची सेफ सिटी पूरे शहर में नहीं होगा, सिर्फ रेड जोन तक इसको महदूद किया गया है, एयरपोर्ट से लेकर रेड जोन तक। तो इस सिलसिले में ये एक मेगा स्कीम नहीं है। चीनी हुकूमत से जो है वो इस पर जो है बातचीत इनकी चल रही है। देखते हैं अभी कितनी स्कीम बनती है, इसमें कैमरे कितने लगते हैं। पहले पूरे शहर कराची का जो है उसमें 10,000 कैमरे लगने थे सिर्फ, उसमें फायर ब्रिगेड भी अलग था, एम्बुलेंस भी, जो सेफ सिटी के अंदर जो चीज़ें आती हैं, तो पूरी उसकी मेगा स्कीम थी। इस वजह से इसको सिर्फ अभी वसाइल की कमी की वजह से जो है पायलट जो है मनसूबा के तौर पर फर्स्ट फेज़ में जो शुरू किया जा रहा है। तो इस वजह से जो हमें बताया जा रहा है कि वसाइल की कमी है सिंध हुकूमत के पास, इसी वजह से इसको जो है फर्स्ट फेज़ में रेड जोन तक की महदूद किया गया है। ठीक, वहीद आपसे मुतालिक अपडेट किया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ दीगर मामलात आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नवाज संगरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज़ में। संगरा साहब, आपसे जान लेते हैं, माली साल 2017-18 में FBR ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन से 7 अरब 48 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा किया, लेकिन इस माली साल में आप बता रहे हैं सिर्फ 77 करोड़ रुपए। एकदम इतनी कम टैक्स कलेक्शन, वजह क्या है? जी बिल्कुल अब्बासी साहब, जैसा कि आपने कहा कि ये माली साल 2017-18 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन जो है उससे FBR ने 7 अरब 48 करोड़ रुपए जो है वो टैक्स कम इकट्ठा किया है। उसकी वजह जो है वो FBR अफसरान की नाअहली है कि FBR अफसरान की नाअहली की वजह से इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो कौमी ख़जाने में जमा नहीं हो सकी। होता ये है कि जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट है 2005 का, उसके मुताबिक जो एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं उन्होंने टैक्स इकट्ठा करना होता है, और जो मुतलका एयरलाइन होती है उसने वो टैक्स FBR को जमा करवाना होता है। और FBR की ये ज़िम्मेदारी है कि जो भी जहाँ से भी किसी भी टैक्स पेयर से जब टैक्स आता है तो FBR ने उसको चेक करना होता है कि जो टैक्स पेयर है वो अपने आदाद व शुमार जो है वो ठीक बता रहा है या अपने आदाद व शुमार जो है वो उसको छुपा कर जो है वो टैक्स चोरी कर रहा है। तो ये जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन है इसने पूरा टैक्स जमा नहीं करवाया और कौमी ख़जाने को इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो 7 अरब 48 करोड़ रुपए का जो है वो ख़जाने को नुकसान पहुंचा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो FBR के अफसरान हैं उनकी बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग सबसे अहम मसला है, क्योंकि आप देख लें कि जो अफसरान जो CSS करके आते हैं उसमें बहुत सारे अफसरान जो होते हैं उनको अकाउंट्स का एक्सपीरियंस नहीं होता। ये अकाउंट्स के हवाले से इनके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाती हैं और इस वजह से FBR को बहुत सारे का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो उनका बैकग्राउंड कोई MA इंग्लिश करके आ रहा है, कोई पॉलिटिकल साइंस करके आ रहा है। तो अकाउंट्स जो है ये आसान सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समझने पे टाइम लगता है। दूसरा FBR को अगर देखा जाए तो इनके जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो 30 साल इंस्पेक्टर ही रहते हैं। उनकी एक तो प्रमोशन का इशू रहता है, दूसरा ये है कि उनकी जब उनको ज्वाइन करवाया जाता है तो तब उनकी एक ट्रेनिंग होती है, उसके अलावा कभी भी उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। और आए रोज़ जो है वो हुकूमतें जो हैं वो SRO जारी करती रहती हैं, नए कवानीन बनाती रहती हैं, लेकिन इस हवाले से बाकायदा तौर पे FBR अफसरान को ट्रेन नहीं किया जाता, जिस वजह से आज हम देख रहे हैं कि
सिर्फ एक महकमे से जो है वो इतना बड़ा खसारे का सामना करना पड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया FBR को कि FBR की वजह से पाकिस्तान जो है वो एक भारी रकम से महरूम रहता है। FBR को जो है वो पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो अभी ये परसों चेयरमैन FBR और वफाकी वज़ीर ख़जाना जो थे ये लाहौर में थे, तो इन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि हम FBR में बहुत ज़्यादा इस्लाहात ला रहे हैं और इसका जो पॉलिसी विंग और इसका जो एडमिन विंग है वो उसको हम अलग करने जा रहे हैं ताकि मामलात को अच्छे अंदाज से चलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टैक्स लीकेज को रोका जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जा सके। अब देखना होगा कि हुकूमत किस तरह की इस्लाहात लाती है और किस तरह इन मामलात को आगे चलाया जाता है। अगर बात करें कि ये जब टैक्स कम इकट्ठा होता है कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कम टैक्स इकट्ठा होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो मसाइल पैदा होते हैं, सूबों को जो पैसे जाने होते हैं और सूबों में जो डेवलपमेंट होनी होती है वो रुक जाती है, वो कम होती है। तो ऐसी सूरत में जो FBR है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्टर है। सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो FBR ने इकट्ठा करना होता है और अगर FBR की सूरत हाल ये होगी, इससे पैसे इतने कम आ जाएंगे, इतनी लीकेज होगी, पैसे नहीं आएंगे तो कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को एक तो FBR अफसरान अच्छा, नवाज साहब बताइएगा, यकीनी तौर के ऊपर FBR के साथ भी अरबों रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। 150 से ज़ायद 150 रुपये से ज़ायद की रकम कम रिकवर की गई इब्तदाई 5-6 माह के दौरान। लेकिन अगर हम बात करें कि सरकारी कंपनियों से टैक्स कलेक्शन करना है FBR के लिए इंतहाई आसान काम रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि PI से भी ये वो मतलूबा टैक्स जमा करने में कामयाब नहीं हो सके। क्या कैपेसिटी का इशू था या PI के माली हालत ख़राब होने के बायस सरफ नज़र किया गया कि ठीक है इस जगह से एयरक्राफ्ट के हवाले से कलेक्शन नहीं की जाती, और स्पेशली ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने ऐसे जो टैक्स का कलेक्शन रह जाता है FBR की जानिब से उनको मसले को हल करने के लिए क्या रिकमेंडेशन दिए? जी बिल्कुल, आपने बताया कि ये जो PIA के माली हालात ठीक नहीं हैं, इस हवाले से कोई बात नहीं है FBR से की गई, बल्कि इस हवाले से ये है कि तरीक़ाकार ये है कि जब भी कोई पैसेंजर मुल्क से बाहर या मुल्क में सफ़र करता है तो एयरक्राफ्ट जो है उसकी ऑपरेटर जो है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी इकट्ठी करे और मुतलका जो एयरलाइन कंपनी है वो FBR में ये जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में पैसे जमा होते हैं वो इकट्ठे करवाएं। लेकिन कोई ऐसा एक्सक्यूज़ पेश नहीं किया गया PIA की तरफ से कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, बल्कि FBR जो है उसने इस हवाले से कुछ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के जो अफसरान थे उनको कुछ बताया भी है कि हमने इसमें कुछ कलेक्शन का जो काम है वो शुरू कर दिया है और हम इनसे कलेक्शन करेंगे। और एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि जिन अफसरान की नाअहली और गफलत की वजह से ये इतना बड़ा जो है वो रेवेन्यू लॉस हुआ है और टैक्स हमें कम आया है, इस पर इन अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी स्टैंड की जाए ताकि और ये जो टैक्स की रकम कम इकट्ठी हुई है ये फिलफौर जो है वो इकट्ठी करके कौमी ख़जाने में जमा करवाई जाए। ठीक है, मोहम्मद नवाज संगरा आपने अपडेट किया है, बड़ी में आपने बताया FBR की कारकर्दगी जो बिलखुसूस पिछले साल रही और अब की बार भी FBR की कारकर्दगी पे टैक्स कलेक्शन को लेके बहुत से सवालात उठ रहे हैं। भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं। वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान की आबी मईशत को लेकर रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट क्या बता रही है? पाकिस्तान ने जो बिलखुसूस अपने आबी अहदाफ थे वो हासिल कर लिए हैं। फैसल देखिए, मुख्तलिफ औकात के में हमने अपने प्रोग्राम में भी ये मामला टेकअप किए कि पाकिस्तान में जो पानी की दस्तियाबी है उसका ऑप्टिमम उसकी यूटिलाइजेशन नहीं की जाती, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मौशियत को फ़ायदा पहुँच सके। हमारी मौशियत के निसार ज़राअत पर है और ज़राअत के हवाले से भी हम इस पानी का जो इस्तेमाल है वो दुरुस्त तरीके से नहीं कर पाते, कम पैदावार हासिल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी के ज़िया के नतीजे में। अब वर्ल्ड बैंक के इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान अपने आबी वसाइल से जो मतलूबा मुआशी फ़वाइद हैं वो हासिल नहीं कर पा रहा। इस सिलसिले के अंदर एक्सपर्ट्स ने बहुत डीपली इस सारे मामले का जायज़ा लिया है। पानी की फराहमी
और पानी का इस्तेमाल, और स्पेशली ज़री शोबे के अंदर जो हमारा पानी का इस्तेमाल है उसका हम कितना उसका बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, इस हवाले से इस रिपोर्ट के अंदर बहुत तफसीली जिक्र किया गया है। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पानी का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल न करने के नतीजे में हमें जो सालाना अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो 1 मिलियन एकड़ फीट पानी की अहमियत का या उसकी वैल्यू लगाई गई है, उसके अगर हाइड्रो पावर जनरेशन के हवाले से और उसके साथ ज़री शोबे के अंदर उसी पानी के इस्तेमाल के हवाले से बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस पानी की मालियत 1 मिलियन एकड़ फीट की पानी की मालियत 1 अरब से 2 अरब डॉलर है। यानी अगर आप 1 मिलियन एकड़ फीट पानी का दस्तियाब है उसको आपने यूटिलाइज़ करना है, उससे बिजली की पैदावारी अमल से गुजरने के बाद ज़री शोबे के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको 1 से 2 अरब डॉलर के दरमियान उस मुल्क की मईशत को फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये फ़ायदा बहुत कम है, जिसके नतीजे में हम मतलूबा ये फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान में हम ज़री शोबे के अंदर पानी का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी जीडीपी का मजमूई तौर के ऊपर जिसका इम्पैक्ट है वो 5वां हिस्सा बनता है, और आपाशी के शोबे से मुल्क की मजमूई पैदावार में सालाना जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो 22 अरब डॉलर है। इस 22 अरब डॉलर को तकरीबन 50 अरब डॉलर से ज़्यादा बढ़ना चाहिए अगर दुनिया के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस को मद्देनज़र रखा जाए पानी के इस्तेमाल के हवाले से। तो इतनी ही मिकदार के पानी से जो हम सालाना जो हमारी स्टोरेज है 12 से 13 मिलियन एकड़ फीट, और उसके बाद जो पानी दरियाओं के अंदर हमारा अवेलेबल होता है तो उसके मुताबिक हमें 50 अरब डॉलर से ज़ायद का मुल्क की मईशत को उसके पानी का फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन ये फ़ायदा बहुत कम है। उसके साथ इसके अंदर बताया गया कि हमारी अहम तरीन 4 फसलें जिसके अंदर गंदम, चावल, कपास और गन्ना है, ये पाकिस्तान के अंदर दस्तियाब पानी 80% पानी ये फसलें इस्तेमाल करती हैं और इन्हीं के ऊपर हमारी मईशत का बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है। लेकिन उसके बावजूद जो मतलूबा पानी की फराहमी से जो मईशत को फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदे नहीं मिल पा रहे। उसके साथ इस रिपोर्ट के अंदर बहुत से जो इंडस डेल्टा के इन्हतात की वजह से मईशत को नुकसान पहुँच रहा है उसका भी इसके अंदर तखमीना लगाया गया है। तकरीबन सालाना 2 अरब डॉलर का हमें नुकसान पहुँच रहा है। इस हवाले से इंडस डेल्टा के तनज़ली के बाइस जो हमारे साफ़ पानी की फराहमी है वो भी कम हो रही है और इसके नतीजे में मछलियों के जो ज़खायर है वो भी कम हो रहे हैं। इस हवाले से बहुत सी तजावीज़ भी इस रिपोर्ट में दी गई हैं, जिसके अंदर हमारे ज़री शोबे के अंदर जो पानी का इस्तेमाल है, जो मौजूदा तरीक़ेकार है जिससे अब वाटर एक्सपर्ट एक फरसूदा तरीक़ेकार देते हैं, जिसके ज़रिए से जो हम केनाल के ज़रिए से हम पानी की जो फ्लडेड इरीगेशन करते हैं जिससे पानी की बड़ी मिकदार ज़ाया हो जाती है, इसको बचाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी गई हैं। इस हवाले से एक टास्क फोर्स भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कायम की थी, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी, सूबाई मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, सेक्रेटरीज को इसके अंदर शामिल किया गया था, प्राइवेट शोबे के माहिरीन को शामिल किया गया था, ताकि हम पाकिस्तान में जो ज़री शोबा है उसके अंदर जो पानी का इस्तेमाल है उसको मौसर तरीके से कर सके और जो पानी का ज़िया है उसको रोका जा सके। ड्रिप इरीगेशन समेत मुख्तलिफ उसके अंदर जो तरीक़ेकार हैं उनकी तजवीज़ दी गई थी, जिसके ज़रिए से हम अपनी जो लाखों एकड़ अराज़ी ऐसी है जो इस वक्त काबिल काश्त बनाई जा सकती है, जो कि ज़रख़ीर अराज़ी है, जो कि पंजाब में मौजूद है, जो कि सिंध में मौजूद है, जो कि बलूचिस्तान में मौजूद है, लेकिन वहाँ पर पानी की फराहमी न होने की वजह से इस अराज़ी से हमारे मुल्क के अवाम किसान फ़ायदा नहीं हासिल कर पा रहे। अगर जो आपाशी के मौजूदा तरीक़ेकार हैं, जो रवायती तरीक़ेकार हैं, इनको अगर चेंज किया जाए दुनिया की एक बेस्ट प्रैक्टिस के मुताबिक तो लाखों एकड़ अराज़ी मज़ीद सैराब की जा सकती है इन तीनों सूबों के अंदर। और उसके साथ साथ जो हमारी केनाल हैं, बहुत से लाखों सैकड़ों किलोमीटर हमारी केनाल ऐसी हैं जो कि अभी भी वो पुख्ता नहीं है। अगर उनको पुख्ता बनाया जाए, उसके बाद जो छोटे नाले हैं उनको पुख्ता बनाया जाए तो वहाँ पर पानी की जो लीकेज है उन्हें भी रोक कर मुल्क की मईशत के अंदर खातिर खा उसके फ़वाइद शामिल किए जा सकते हैं। ये ओवरऑल एक लॉस है जो हमारे यहाँ पानी की बेहतर यूटिलाइजेशन न होने की वजह से मईशत को उठाना पड़ता है। और उसके साथ अगर इस पानी की जो मौजूदा पानी है जो इसके अगर हम यूटिलाइजेशन को बेहतर बना लें, मुख्तलिफ माहिरीन के मुताबिक जो एक डैम की तामीर के ऊपर अगर हम जामिया बादशाह डैम की बात कर लें, जिसके ऊपर एस्टिमेटेड हमें जो डैम की तमीर के हवाले से हमें 14 अरब डॉलर दरकार हैं, तो अगर इस पानी की मौजूदा पानी के इस्तेमाल को बेहतर बनाया जा सके तो 2 से 3 सालों के दौरान पानी के बेहतर इस्तेमाल से इतनी रकम हम इजाफी हमारी ख़जाने में जमा हो सकती है और उसके बाद हम डैम भी अपने वसाइल से तामीर कर सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा जोर इसी बात पर दिया गया है कि पाकिस्तान की मईशत को
मौजूदा पानी की दस्तियाबी के हवाले से मतलूबा फ़वाइद नहीं मिल पा रहे। इन पानी की दस्तियाबी के मुताबिक इसके इस्तेमाल को बेस्ट प्रैक्टिस के मुताबिक उसको बेहतर बनाना चाहिए। और उसके साथ साथ हम बात करें पंजाब के हवाले से तो सूबाई वजीर आपाशी पंजाब ने मोहसिन लगारी साहब ने भी इस हवाले से कुछ इकदाम शुरू किए थे, जहां पर उन्हें बहुत सी रजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ा कि जहां पर पंजाब के अंदर लोग पानी चोरी के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर मुलविस पाए जाते हैं, जहां पर वो वीक करते हैं हमारे कैनाल सिस्टम को, और उसके साथ साथ टेल एंड के ऊपर जो हमारे किसान हैं उन तक पानी नहीं पहुंच पाता। उससे भी हमारी जो ज़री अजनास की पैदावार का जो तनासुब है वो बुरी तरह से मुतासिर होता है। इसके अंदर किस हद तक उन्हें कामयाबी हुई, चूँकि महकमा आपाशी के भी बहुत से अफसरान इस सारे मामले में मुलविस पाए गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। लेकिन ओवरऑल नेशनल लेवल के ऊपर CCI लेवल के ऊपर बैठ के इस मसले को हल करने की अशद ज़रूरत है। जी फैसल। ठीक, होती साहब आपकी तरफ आते हैं। हुकूमत की नई ट्रेड पॉलिसी, इसके खदोखाल क्या हैं और इस पर अमल दरामद कब से शुरू होगा? जी, कल जो नई हुकूमत आई है इमरान खान साहब की, इसने अपना सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। वो ऐलान ये है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स का, बरामदात का अपनी तारीख का रिकॉर्ड तोड़ने चला है। 27 अरब डॉलर की बरामदात होंगी। उसके लिए एक प्लान बनाया गया है जिसको 2019-24 तजारती स्ट्रेटजी कहा जा रहा है। वो जो तजारती स्ट्रेटजी है उसके खद्दोखाल वो बयान कर रहे थे, तो उस दौरान उनसे सवालात किए गए अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से। रज़ाक दाऊद साहब जो वज़ीर तिजारत और सनत दोनों हैं, वो ये 3 बातें कह चुके हैं इस ऐलान से पहले कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री का जवाल भी तारीखी है। इस तारीखी जवाल के वक्त वो तारीखी रिकॉर्ड कायम करने चले हैं 27 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट का। फिर उनसे सवालात शुरू हो गए। हमने उनसे 2 सवालात किए। हमने कहा कि जो बैंक रेट है, यानी सूद जो है बैंकों का, जो कर्ज डिपॉजिट रखने वालों के लिए है, वो 8% से 10.5% इन्हीं आप ही की हुकूमत के दौरान हो गया है। तो लोग तो पैसे बैंकों में जमा कराएंगे, वो तो इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, सरमायाकारी नहीं होगी। तो अब इंडस्ट्री के जवाल के बाद 27 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट का ये रिकॉर्ड किस तरह कायम करेंगे? दूसरा ये बताएं कि आपके पास बहुत बड़ी रकम रिफंड में जमा हो चुकी है FBR के पास, वो सनतकारों सरमायाकारों के पैसे हैं। आप कह रहे हैं कि हम उन्हें बॉन्ड के जरिए देंगे, तो जब बॉन्ड की रकम देना शुरू करेंगे फिर उसके बाद वो मैच्योर होगी, तो इस दौरान तो इंडस्ट्री का जवाल जो है वो खत्म नहीं होगा। आपने क्या किया है? तो उन्होंने कहा कि हमने 1/3 कैश में देंगे और 2/3 2/3 हम बॉन्ड के जरिए देंगे, यानी कि 33% वो कैश में देंगे और बाकी जो 66% है वो तो वो देंगे बॉन्ड के जरिए। अब हमने उनसे बॉन्ड पे सवालात किए और हमने उनसे बैंक रेट पे सवालात किए। बैंक रेट पे उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जबरदस्ती बैंक रेट को कम करा सकता है। अगर वो बैंक रेट उन्होंने जबरदस्ती कम करा दिए तो बैंक्स बैठ जाएंगे, वो तो फिर कारोबार ही नहीं करेंगे और हुकूमत को भी फिर डिपॉजिट नहीं होंगे और हुकूमत को भी जो कर्जा ले रही है हुकूमत धड़ाधड़, वो नहीं मिलेगा। अगर इन्होंने जबरदस्ती की कि भाई हमने बॉन्ड ही के जरिए करना है, तो बॉन्ड अनपॉपुलर है। ये बॉन्ड जो है ये 3 साल में मैच्योर होगा, 10% इस पे सूद होगा, कौन इंतजार करेगा? उन्होंने इस सवाल का क्या जवाब दिया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि भाई जो बंदा मार्केट में जाके फौरन कैश करा सकता है बॉन्ड, तो वो तो खुश होगा। हमने उनसे अर्ज किया कि जनाब आप 27 अरब डॉलर की जो पॉलिसी ला रहे हैं एक्सपोर्ट की, इसमें ये बहुत बड़ा सुकम है कि जो आपने लिस्ट ही नहीं बनाई कि हम कितने पैसे वालों को पहले पैसे देंगे रिफंड के और कितनी रकम वालों को देंगे, यानी कि जिनके कितने पैसे जमा है तो कितने % उनको वापस करेंगे और किन लोगों को वापस करेंगे। क्या इंडस्ट्री वाइज, एक्सपोर्टर्स वाइज आपने कोई पॉलिसी बनाई है? तो पॉलिसी नदारत। उन्होंने जवाब दिया, उनसे वो काफी नाराज भी नजर आए क्योंकि हमने जो और सवालात किए तो उसमें काफी वो तो अपनी बहुत बड़ा ऐलान कर रहे थे, वो इन बातों पे नाराज हुए। एक जो हमने उनसे पूछा कि जब महंगाई बढ़ गई है और रुपया सस्ता हो गया, महंगाई बढ़ने के बाद बैंक रेट अगर ना बढ़ता तो बैंक बैठ जाते क्योंकि उनको तो डिपॉजिट चाहिए। ठीक, होती साहब प्रोग्राम का खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका। इकराम होती, सुहेल इकबाल भट्टी, अनवर हुसैन सुमरा, मोहम्मद नवाज संगरा और वहीद राजपूत। फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।